आज का टॉपिक हमारा लेक्चर ऑन एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट के बारे में समझाना चाहेंगे। ये होती है एंटी कैंसर ड्रग। एंटी मेटाबोलाइट क्या होती है? एंटी कैंसर ड्रग। अच्छा, जब किसी को, आपको पता है कैंसर क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? कैंसर का क्या कॉज है? कैंसर का कॉज क्या है? क्यों होता है? क्या कारण है? पता क्यों कारण? क्या कारण है? कोई कारण होता है? अभी इसका कारण पता नहीं है, नो रीजन है। जब किसी डिजीज का कोई कारण ना पता हो तो उसे क्या लिखते हैं? इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक का मतलब कारण अभी पता नहीं। इडियोपैथिक का मतलब जब भी किसी साइंटिस्ट को कोई कारण नहीं मिल पाता है तो उसके आगे एक टर्म यूज करते हैं ना, जैसे जहाँ पर कुछ नहीं बनना होता नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं, NA लिखते हैं ना, NA नॉट एप्लीकेबल। उसी तरह जब कोई चीज़ नहीं पता होती तो एक टर्मिनोलॉजी को कोई वर्ड यूज करेंगे ना। तो कैंसर किस वजह से? तो इडियोपैथिक कॉज में लिखा जाता है इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक जैसे कॉज, जैसे टाइफाइड क्यों हो रहा है? साल्मोनेला टाइफाइड वजह से हो रहा है, टाइफाइड वजह से हो रहा है। टीबी क्यों हो रहा है? ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस, ये कार्सिनोमा क्यों हो रहा है? इडियोपैथिक कॉज। इसका कारण किसी को नहीं पता। सब गेस कर सकते हैं कि रेडिएशन से हो सकता है। अच्छा, इसमें कैंसर में होता क्या है? इसमें क्या हो जाता है? सेल्स में क्या हो जाता है? एक तो सेल्स होती है, एक नॉन। देखो, एंटी मेटाबोलाइट के बारे में बात करेंगे तो पहले है मेटाबॉलिज्म जाना है। मेटाबॉलिज्म क्या है? हर एक सेल, चाहे वो बैक्टीरिया सेल हो, चाहे ह्यूमन सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, सब में क्या होता है? सब क्यों जीवित है? क्योंकि सब में क्या प्रोसेस चल रहा है? मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म रुक गया तो सेल्स डेथ हो जाएगी। ठीक, मेटाबॉलिज्म क्यों चल रहा है? अगर हम किसी सेल्स को किल करना चाहें या उसका मेटाबॉलिज्म रोक दें तो सेल डेथ हो जाएगी। अगर कोई ऐसी ड्रग, जैसे अगर कोई ऐसी ड्रग बने जो सेल्स की मेटाबॉलिज्म को रोक दे तो वो सेल डेथ हो जाएगी। जैसे एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है, अगर उसे एंटी मेटाबोलाइट ड्रग दे दिया जाए, जैसे कीमोथेरेपी में यूज होती है ड्रग, तो कीमोथेरेपी में एंटी मेटाबोलाइट ड्रग यूज होती है। वो क्या करती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जो हो रहा है उसको रोक देती है। कैसे रोक देती है बताते हैं। पहले आके समझ लो कि जैसे नॉर्मल सेल है, हर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, और जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है जो डिजीज कॉज कर रहा है उसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है, तभी तो वो अपने सेल मल्टीप्लिकेशन करके डिजीज कॉज कर रहा है। तो नॉर्मल सेल्स में, अच्छा एक टिश्यू है उसमें नॉर्मल सेल्स अरेंजमेंटिक तरीके से लगी हुई है। ठीक, एक सेल वहाँ पर डेथ हुई, जैसे उसका टाइम पूरा हो गया सेल का, वो सेल डेथ हुई तो क्या उसकी जगह नई सेल रिप्लेस होती है? तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है? एक सेल की डेथ नहीं हुई, हमारे टिश्यू नॉर्मल है, दूसरी सेल बर्थ रेट उसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ गया, एक के ऊपर एक। जैसे वो देखा है आपने, कभी बबल्स फुलाते हैं तो एक बबल्स के ऊपर दूसरा बबल्स फुलाते हैं, एक बबल्स में दूसरा बबल सब एक में गुच्छा बन जाता है ना। उसी तरह की देखने में अब नॉर्मल सेल लगती है, एक के ऊपर चढ़ती चली जाती है, मल्टीपल क्लस्टर बन जाता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। फिर वो क्या होती हैं? वो जो सेल्स बनी वो किसी काम की नहीं रहती हैं, क्योंकि उनका कोई पर्पस नहीं रहता, अनपर्पसफुल उसका जो है ग्रोथ है। तो वो क्या करती है? वो एक समय पे, जैसे कोई डायरेक्शन नहीं है उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उसका पर्पस नहीं है, अनपर्पसफुल है, तो वो आगे चल के डेथ हो जाती है, क्या वो सड़ जाती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन में जैसे ओवा है, ठीक है, ओवा जिससे बच्चा बनता है, ओवा। ठीक है, ओवा क्या होता है? आगे चल के फीटस में डेवलप होता है, लेकिन अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो वो मेंस्ट्रुअल के थ्रू बाहर निकल जाता है, मतलब वो सड़ जाता है, उसका कोई काम नहीं रहता। उसी तरह ये भी सेल्स, इसका कोई उद्देश्य नहीं,
जब ये कोई काम नहीं कर सकती, हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं है, अब नॉर्मल सेल ग्रोथ नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और बता दें, जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग क्या दे देते हैं, एंटी फंगल एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक देते हैं ना, कैटेगरी अलग अलग होती है एंटीबायोटिक की। एंटी फंगल दे देते हैं, किसी को बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल दे देते हैं। वायरल से अफेक्टेड है तो एंटीवायरल ड्रग चल जाता है। लेकिन एंटी कैंसर ड्रग बनी नहीं है, रिसर्च चल रही है, उसमें से कुछ ये दवाइयाँ हैं जिस पे काम चल रहा है, जो उसकी ग्रोथ रेट को कम कर देती है, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ रेट। कैसे ग्रोथ रेट कम कर देती हैं? सेल के साथ जुड़ के, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पर नॉर्मल सेल्स हैं, सब ये सारी सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं, एक सेल इसमें खराब हो जाए, ठीक है, और ये सब पढ़ने वाले बच्चे, एक ऐसा एबनॉर्मल कैंसर सेल आ जाए जो किसी को पढ़ने ना दे, और आप तो समझते होंगे कौन होगा, ठीक है। एक एबनॉर्मल सेल आ जाए, वो क्या करेगा, यहाँ की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी वो सब चेंज कर देगा, ठीक है। किसी को पढ़ने देगा, नहीं पढ़ने देगा, तो वही कैंसर सेल करती है। अच्छा, ये एंटी कैंसर ड्रग होती हैं, ये टारगेटेड वर्क करती हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है, नॉर्मल सेल थोड़ी ना किल होती है, टारगेटेड होती है, कैंसर सेल को जाके किल करती है, ठीक है। उससे क्या होता है, कैंसर सेल तो ग्रोथ रुक जाती है, किल भी हो जाती है, तो साथ में अगल बगल का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वैसे बॉडी की इम्यूनिटी के साथ होता है। तो हर बैक्टीरिया वायरस के लिए अलग अलग ड्रग, कैंसर के लिए ड्रग नहीं है, तो कैंसर के लिए रिसर्च ड्रग है एंटी मेटाबोलाइट। ये क्या करती है, जो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रोक देती है, ठीक। कैसे रोक देती है, अंदर जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरफेयर करती है। कोई सेल मल्टीप्लाई हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हो रहा है बराबर, सेल्स डिवाइड हो रही है। अगर उसका हम जेनेटिक मटेरियल को रोक दें, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए सबसे छोटे स्तर पर। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हम लोग रोक दें तो सेल्स मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वही एक सेल दूसरी सेल में डिवाइड होता तो केवल सेल मेम्ब्रेन तो जाती नहीं, उसके साथ उसका जेनेटिक मटेरियल भी हाफ हो जाता है। तो जब वो जाएगा ही नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स आर केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस एक तरह की ड्रग है, केमिकल क्या करते हैं, दैट रिजेंबल नॉर्मल सेल मेटाबोलाइट्स, एक तरह से उसको मिमिक करती है, कॉपी करती है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं, ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं, ये ड्रग्स हमारी बॉडी को, मतलब एबनॉर्मल सेल्स हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे मित्र हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल सेल के साथ अटैच होकर उसका मेटाबॉलिज्म रोक देती है। मतलब जो एबनॉर्मल सेल है उसको लगता है कि ये ड्रग्स उसके शुभचिंतक है, उसको अपने साथ ही अडहेर कर लेती है, चिपका लेती है, ठीक है। उसके साथ जुड़ने के बाद ये जो मेडिसिन है ये एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ रोक देती है। उसको लगता है कि इस ड्रग को यूज़ कर सकता है, ये उसके मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। तो एबनॉर्मल सेल को ये लगता है कि जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स है ये उसका मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, ये उसकी हेल्प करने के लिए आया है, तो अपने साथ वो अटैक कर लेती है एबनॉर्मल सेल, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपको लगे कि आपका मित्र आपकी मदद करेगा, लेकिन वो आपके साथ जुड़ के आपका नुकसान कर रहा है, दिखने में लग रहा है कि मित्र है लेकिन वो मित्र नहीं है। तो एबनॉर्मल सेल को ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स जो है हमारी मित्र है। ये करती क्या है, ये रिजेंबल करती नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म, ये नॉर्मली आती है, देखने में लगेगा कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, लेकिन ये है नहीं। दे इंटरफेयर विद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, ये सेल का जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी कैंसर की सेल, उसमें क्या करती है, उसके डीएनए आरएनए के साथ इंटरफेरेंस कर देती है। इससे क्या होगा, स्टॉपिंग सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, उसका डिवीजन रुक जाएगा। कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ को रोक देना, कि उसको कैसे डायरेक्ट मार
ग्रोथ रोक देंगे। तो जो सेल्स पहले से बनी हुई है उसका टाइम पूरा होगा, मतलब हर सेल टाइम पूरा होने के बाद किल हो जाती है अपने आप। हर सेल का एक समय होता है ना, लाइफ स्पैन। अगर उसका लाइफ स्पैन जितने दिन तक है वो जिंदा रहेगी। अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन ना डेवलप हो, अगर वो रेप्लिकेट ना हो, तो जो सेल है वो अपने टाइम पे किल हो जाएगी, आगे सेल बनने नहीं पाएंगी। जितनी मल्टीप्लाई होगी उतनी मल्टीप्लाई होगी, आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगी। इंटरफेयर होकर डीएनए और आरएनए उसका स्ट्रक्चर, उसका डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। डीएनए और आरएनए किस चीज से बना होता है? प्यूरिन पिरिमिडिन, एटी प्यूरिन और जीसी पिरिमिडिन। तो प्यूरिन पिरिमिडिन को ही रोक देता है ये ड्रग्स, प्यूरिन पिरिमिडिन को रोक देती है, ठीक है, उसके साथ ज्वाइंट होकर, ठीक है। तो जब डीएनए ही रेप्लिकेट नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन समझ रहे ना, जैसे सेल रेप्लिकेट होती है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, ठीक है। उसे कैसे बनती है? जब तक अंदर का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए उसका रेप्लिकेट नहीं होगा तब तक सेल रेप्लिकेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। मेनली यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट बिकॉज कैंसर सेल डिवाइड रैपिडली। तो ये ड्रग्स कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। क्यों यूज होती हैं? क्योंकि कैंसर सेल नॉर्मल सेल से तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। किसी को कैंसर हो जाता है ये तो कहते हैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा, इसीलिए नहीं बचेगा क्योंकि ये बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ होता है इसमें। आल्सो यूज्ड इन ऑटोइम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन ड्रग्स का यूज किसमें में और किसमें होता है? कैंसर के अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता है, जैसे कैंसर का कोई कारण नहीं, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम। ऑटोइम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम को पता है। जैसे ऑटोफेगस क्या होता है? जिससे अपने आप को खाने लगना। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है और अपने खुद को ही किल करने लगता है, बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? बॉडी अपने आप, हाँ, तो कैंसर में भी यही होता है। ऑटोइम्यून जितनी भी डिजीज, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए क्या होता है? आरए भी ऐसे ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसका कॉज क्या है? इसका अनट्रीटेबल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को हो गया है, ब्लड की जांच कराएंगे, आरए फैक्टर जैसा उसका पॉजिटिव आएगा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट? आरए फैक्टर पॉजिटिव। तो कभी कोई दवा सुनी है? किसी कोई दवा आती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? आरए फैक्टर जैसे किसी का बढ़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? किसी के पेशेंट के जॉइंट्स में पेन है, उसने ब्लड टेस्ट, मतलब मल्टीपल जॉइंट्स में पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है, और उसको क्या करें? और धीरे धीरे वो पेशेंट धीरे धीरे बुखार भी आता है और धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है उसका, तो जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, मतलब वहाँ की साइनोवियल मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, स्ट्रक्चर वहाँ का बिगड़ जाता है, शेप चेंज हो जाता है, डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, एक टाइम में जॉइंट्स टेढ़े भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आरए फैक्टर भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इस तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट यही है, एंटीमेटाबोलाइट्स। Definition and importance: antimetabolites are substances that block or replace essential metabolites, preventing DNA, RNA formation. ठीक है? Essential metabolites किसको ब्लॉक करते हैं? एंटीमेटाबोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस है जो किसको ब्लॉक करते हैं? एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, मतलब कोई भी सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं, जरूरत की जो एंजाइम है या जरूरत की वो एंजाइम है, उन सबको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जिससे उसकी ग्रोथ रुके। प्रिवेंटिंग डीएनए आरएनए फॉर्मेशन, तो डीएनए और आरएनए के रेप्लिकेशन को रोक देती है। पहले आरएनए, भाई आपको जैसे पता है पेंटोस शुगर होती है, एक आरएनए में क्या होता है?
आरएनए बाद में कन्वर्ट होते हैं डीएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसके बाद उसका डुप्लीकेशन होता है तो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब उसमें क्या रहता है कि एक पेंटोस शुगर रहती है, पंचकार्बोनिक शर्करा से होते हैं, कीबोर्ड में पढ़े थे, पंचकार्बोनिक शर्करा, 5 कार्बन वाली शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, ऐसी शुगर जिसके साथ 5 कार्बन अटैच है, पेंटोस शुगर जिसे बोलते हैं। पेंटोस शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, PO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है, और क्या होता है, या तो प्यूरिन होगा या तो पिरिमिडिन होगा। ठीक है, एक मतलब नाइट्रोजनी बेस होगा, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट और शुगर, तीन चीज से मिलकर हमारा वो आरएनए स्ट्रैंड कंप्लीट होता है। जब ये रेप्लिकेट होता है डीएनए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों मिला के क्या बनता है, डीएनए। ठीक, प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों मिला के डीएनए बनता है। They act mainly in the S phase of the cell cycle where DNA is synthesized. तो ये ड्रग्स कहाँ पर काम करती हैं, एस फेज पे, कोई भी सेल है उसके एस फेज पे काम करती है। एस फेज क्या होता है, एस फेज वो फेज है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है, कोई भी सेल डिवीजन हो रहा है, उसमें डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा होता है। ठीक है, जब एक सेल से दूसरी सेल बन रही होती है उसी समय पे ये इंटरफेयर कर देता है वहाँ पे। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, दे सिलेक्टिवली टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग सेल मेकिंग देम इफेक्टिव इन कैंसर कीमोथेरेपी। तो ये क्या एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करती हैं, दे सिलेक्टिवली टारगेट, स्पेसिफिकली कैंसर सेल को टारगेट करती हैं और रैपिडली डिवाइडिंग सेल है उनको टारगेट करती है, मेकिंग देम इफेक्टिव इन कैंसर कीमोथेरेपी में हमें हेल्प मिलती है। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या रहता है, कंप्लीट विद नॉर्मल मेटाबोलाइट्स और एंजाइम बाइंडिंग साइट। तो एंजाइम बाइंडिंग साइट है, वहाँ पर एक ड्रग्स जाके चिपक जाती है, ढेर हो जाती है, वहाँ से जुड़ जाती है, इससे वहाँ पर नॉर्मल चीज़ें नहीं जुड़ पाएंगे, तो नॉर्मल सेल का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप लोग के 2 हाथ क्या है, आप लोग के 2 हाथ क्या है, ये है एंजाइम बाइंडिंग साइट, एंजाइम बाइंडिंग साइट। यहाँ पर पहले जो है लड्डू बढ़ जाए, सबको एक एक हाथ में लड्डू मिल जाए। यहाँ पर ये मान लीजिए आपके एंजाइम बाइंडिंग साइट है, ये एंजाइम बाइंडिंग साइट से आपके, ठीक है। अब यहाँ पर पहले सबको पसंद क्या है, रसगुल्ला, तो यहाँ पर बढ़िया है क्या, एक बात है क्या पसंद है, मीठे में क्या पसंद है, ठीक है। कोई भी ऐसी बढ़िया मिठाई वो बाद में बढ़े, पहले क्या बढ़ जाए, लड्डू बढ़ जाए, तो कहा जाए सबको एक एक मिठाई मिले, मतलब दोनों मिलेगी एक के साथ एक के साथ। ये एंजाइम बाइंडिंग साइट है, क्या है, एंजाइम बाइंडिंग साइट, एक एक लड्डू मिल गया। ये कहा गया कि अब बाद में पता चले कि लड्डू खत्म हो गए, नहीं लड्डू खत्म हो गए, अब बड़ी वाली मिठाई मिलेगी। अब आप लोग को जैसे मिल गया लड्डू, एक एक मिल गया, ठीक है, लेकिन अब पता चल रहा है बढ़िया वाली मिठाई आ रही है, तो आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते। आप हम तो यही कहें कि आपको मिल चुका है, अब जिनको नहीं मिला है, दुकान पे लड्डू खत्म हो गए थे, तो उसके बदले में ये बढ़िया वाली मिठाई ली गई। तो जब ये एंजाइम बाइंडिंग साइट्स पे ये दवा चिपक गई है, तो अब इसके पास जो भी एंजाइम आएगा वो वापस हो जाएगा। अब ये जो एंजाइम बाइंडिंग साइट के सेल की वहाँ पर ये मेडिसिन अटैच हो चुकी है, तो वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए, उसको आगे काम नहीं करने देगी। कैसा, कौन सा काम नहीं करने देगी, एंजाइम बाइंडिंग साइट्स पे वहाँ पर भी मेडिसिन अटैच हो गई, तो क्या काम नहीं करने देगी, रेप्लिकेशन नहीं होने देगी, ना डीएनए रेप्लिकेशन होने देंगी, ना उसकी वजह से सेल रेप्लिकेशन होगा, कैंसर सेल अपने पे ही रुकी रहेगी। कहते नहीं है कीमोथेरेपी चल रही है तो उनका तब तक जिंदा है, जिस दिन से कीमोथेरेपी बंद हो गई उस दिन हो गई। कीमोथेरेपी में उस
दवाई यूज होती है तो आगे मेडिसिन के नाम बताते हैं। ये डीएनए आरएनए कॉजिंग फॉल्टी न्यूक्लिक। अब क्या हो गया, सेल की ग्रोथ हो रही थी, सेल की ग्रोथ हो रही थी, सेल की ग्रोथ होते में क्या हो गया, अभी तो कैंसर सेल सही तरीके से एप्रोप्रिएट तरीके से ग्रो हो रहा है, लेकिन अब उसमें डीएनए और आरएनए के साथ इंटरफेयर हो गया। ठीक, कैसे, इन एप्रोप्रिएटेड इनटू डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए स्ट्रैंड के साथ क्या हो गया, इंटरफेयर हो गया। तो क्या होगा, कॉजिंग फॉल्टी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड फॉल्टी हो गया। और जब न्यूक्लिक एसिड फॉल्टी हो गया, न्यूक्लिक एसिड फॉल्टी हो गया तो आगे क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। जैसे आप मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बीच में एक पॉइंट गड़बड़ी हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, जो रिजल्ट आना होगा नहीं आएगा ना लास्ट में। वही बात बता रहे हैं, जब उसमें फॉल्टी न्यूक्लिक एसिड, जब न्यूक्लिक एसिड फॉल्टी हो गया, उसमें कोई दोष आ गया, गड़बड़ी हो गई, ठीक, आगे काम नहीं हो पाएगा। कौन सा काम, सेल रेप्लिकेशन। रिजल्ट क्या होगा उसका, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होगा जो हम चाहते हैं, एंड सेल डेथ। सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल ऑटोमेटिक एक समय के बाद डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका लाइफ टाइम है ना। अगर कैंसर की एक सेल मान लीजिए 15 दिन के लिए जिंदा रहती है, तो वो मरने के पहले एक दूसरी सेल दे जाती है, 2 नई सेल दे जाती है। एक कैंसर सेल मरने वाली है 15 दिन पे, उसका लाइफ स्पैन पूरा हो गया, तो वो मरने के पहले दो सेल और छोड़ जाएगी, तो कैंसर इसी तरह बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वो सेल को हम उस वहीं पे रोक दें तो वो अपने, जब उसे 15 दिन में किल होना है अपने आप, ठीक है, उसका टाइम पूरा हो जाएगा, 15 दिन बाद वो अपने आप किल हो जाएगी, उसके बाद में कोई डिवीजन हुआ ही नहीं, बीमारी वहीं पर रुक गई। ठीक है, और कर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेटाबोलाइट्स। अभी 3 तरह की जो है, 1, 2, 3, ABC 3 तरह के एंटीमेटाबोलाइट्स आती हैं, 3 तरह की ड्रग आती है। ये ड्रग नहीं है, ड्रग की कैटेगरी है। फोलिक एसिड एनालॉग्स, पिरिमिडिन एनालॉग्स, प्यूरिन एनालॉग्स, 3 तरह की कैटेगरी है एंटीमेटाबोलाइट्स। उसके अंदर ये क्या चीज़ें, ये ड्रग्स है, ये सारी ड्रग्स के नाम है। यही कीमोथेरेपी में दवा चलती है, सबसे ज़्यादा यूज ये होती है मेथोट्रेक्सेट, जिसे MDX भी बोलते हैं। ठीक है, MDX सबसे ज़्यादा यूज ये दवा होती है, MDX। एंटी कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होती है MDX। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, ABC, फोलिक एसिड एनालॉग्स, पिरिमिडिन एनालॉग्स, प्यूरिन एनालॉग्स। इसके अंदर ये मेडिसिन के नाम है, ठीक, कीमोथेरेपी वाली मेडिसिन है सारी। फोलिक एसिड एनालॉग्स का एग्जांपल क्या है, MDX। MDX क्या करेगी, इसका मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एंजाइम का नाम है, जिसके आगे एस लग जाएगा, ASE, ठीक, एस, तो क्या हो गया, ये एंजाइम हो गया, एस लगता है। ठीक है, इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम का एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर लेगा। कौन, MDX। MDX क्या करेगा, इनहिबिट कर लेगा, इसको खत्म कर देगा। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम का एंजाइम है। ये एंजाइम क्यों जरूरी है, ये एंजाइम जरूरी है डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल ग्रोथ में। अगर इसी को इनहिबिट कर लिया तो सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी कैंसर की। ठीक है, इनहिबिट करेगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसे नाम दिया HFR एंजाइम। इसको क्या कर लिया, इनहिबिट कर लिया। इसको इनहिबिट करने क्या होगा, प्रिवेंट्स टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्मेशन, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को हमने अगर इनहिबिट कर लिया तो डाई मतलब 2, टेट्रा मतलब 4 हाइड्रोफोलेट। जब डाइहाइड्रोफोलेट को हमने इनहिबिट कर लिया तो टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। अरे का 4 होता है, 4 कहाँ से आएगा? जब 2 ही नहीं रहेगा तो 4 कहाँ से आएगा? तो अगर इसको हमने डाई मतलब 2 होता है, ठीक है। जब डाई को ही हमने इनिबिट कर लिया तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। प्रिवेंट का मतलब यही है, रोक देगा इसको। तो जब ये नहीं हो पाएगा तो ब्लॉक्स साइनिडाइलेट एंड यूरिक सिंथेसिस। जब डाइहाइड्रोफोलेट इफेक्टेस एंजाइम को ये इनिबिट कर लेगा ये दवा, बात समझो, ये मेडिसिन एफटीएक्स डाइहाइड्रोफोलेट इफेक्टेस एंजाइम को इनिबिट कर लेगी तो हमारा प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। प्यूरिन सिंथेसिस समझ रहे हैं? प्यूरिन पिरिमिडीन एडेनिन थाइमिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ जब जुड़ ही नहीं पाएगा, मान लो डाइहाइड्रोफोलेट इफेक्टेस एंजाइम एडेनिन को थाइमिन से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। जब ये इनिबिट हो गया तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा। जब जुड़ नहीं पाएगा तो हमारा डीएनए कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब डीएनए के साथ क्या कर दिया, प्यूरिन के साथ क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया इस मेडिसिन एफटीएक्स। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इनहिबिट्स क्या होती है? इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिविजन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। कहाँ का यूज होता है? ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया, व्हाइट ब्लड सेल्स। जब व्हाइट ब्लड सेल्स जब नंबर इंक्रीज हो जाती है, WBC बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। लिम्फोमा हो गया, लिम्फोमा क्या हो गया? होमा मतलब कैंसर या ट्यूमर या कैंसर, होमा मतलब लिम्फ मतलब लिम्फ नोड। जब किसी भी लिम्फ नोड में होमा हो गया, होमा मतलब कैंसर, लिम्फोमा कहते हैं। कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा भी एक तरह से हो गया, जैसे कोरियोन हो गया। कोरियोन में कोरियोन क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड में जैसे कोरियोन नहीं होता है, कोरियोकार्सिनोमा कोरियोन में हो गया। सोरियासिस का नाम बहुत कॉमन है, सोरियासिस, ठीक है। सोरियासिस का ट्रीटमेंट भी होता है। अच्छा, सोरियासिस का क्या कारण है? सोरियासिस क्यों होता है? ये डिजीज जानते हो ना? सोरियासिस नहीं जानते हो? सोरियासिस डिजीज जानते हो? सफेद दाग किसे जानते हो? वो नहीं होता है। सफेद दाग किसे जानते हो? उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोडर्मा, है ना? ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। उसका क्या कॉज है? ल्यूकोडर्मा का क्या कॉज है? आज बताइए इसका कॉज क्या है, क्यों होता है? इडियोपैथिक मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब बताइए उसका क्योर है कि नहीं? क्योर नहीं। मेडिसिन अगर देखा जाए ऐसी कोई ड्रग बनी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ल्यूकोडर्मा ये फंगस की तरह है, सोरियासिस समझ लो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका भी कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं होता है। एबनॉर्मल तरीके से क्या होता है इसमें? सोरियासिस में क्या होता है? जेनेटिक होता है कि जो हमारा सोरियासिस में होता है क्या? सेल्स ल्यूकोडर्मा का नहीं, ल्यूकोडर्मा अलग चीज, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सोरियासिस का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें होता क्या है? इस डिसीज में होता है कि ईचिंग होती है, यहाँ पर स्किन पे क्रेस्ट बन जाता है। किसका क्रेस्ट? डेड स्किन का क्रेस्ट बनता है, पपड़ी पड़ जाती है, ईचिंग होती है। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो पपड़ी हट जाती है नीचे से, फिर वही प्रोसेस चालू रहता है। स्किन हटती है फिर दोबारा आती है। बहुत मतलब गंदी डिसीज है, बेकार डिसीज है, ठीक है। अनट्रीटेबल है, इसका कोई क्योर नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई क्योर नहीं है। अब इसमें अगर देखा जाए एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या रहता है? एलोपैथी में स्टेरॉइड चलती है। स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेरॉइड क्या करती है? ये डिजीज कैसी है? सोरियासिस कैसी डिजीज है? बताओ मुझे। सोरियासिस कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब हमारा इम्यून हाइपर एक्टिव हो गया है, हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो गया है,
स्टेरॉइड दवा कैसी होती है? स्टेरॉइड दवा क्या करती है? स्टेरॉइड मेडिसिन क्या करती है? अरे ट्राइएमसिनोलोन, केनाकार्ड इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, पेटनेसोल, स्टेरॉइड और प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सब क्या है? स्टेरॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी में आती है स्टेरॉइड। ये स्टेरॉइड क्या करती है? मैं क्यों कहते हैं स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं खानी चाहिए? मेरी बात सुनिए, पीछे वाले बच्चे का ध्यान दें। स्टेरॉइड क्या करती है? स्टेरॉइड मेडिसिन ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से होती है डिजीज। फिर कहना ने बताया नहीं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा इम्यून सिस्टम हमारा ज़्यादा वर्क करने लगे, हाइपर एक्टिव हो जाए, तब इस तरह की डिजीज़ हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना होता है? एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? इम्यून सिस्टम को लो करने हैं, इम्यून सिस्टम को लो करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको लो करने के लिए क्या क्या मेडिसिन दी जाती है? स्टेरॉइड्स। क्यों कहते हैं स्टेरॉइड ज़्यादा दिन तक नहीं खानी चाहिए? लीवर किडनी खराब कर देता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती है स्टेरॉइड, हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। जब जीवन पे आन पड़े, जब हमारी लाइफ मुसीबत आ जाए, तब स्टेरॉइड यूज़ करनी चाहिए। सर्दी जुकाम बुखार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि रेगुलर यूज़ करने से हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी डिसीज होगी। जब इस तरह की, हाँ इसको कंप्लीट कर लें, बात समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड नहीं है। इस तरह की डिसीज जब हो जाती है तो स्टेरॉइड दवा चलती है। डॉक्टर केनाकार्ड इंजेक्शन लगाता है 15 दिन का या कुछ भी, इस तरह की मेडिसिन भी देता है। डेफ्लाजाकॉर्ड देता है ना, डेफ्लाजाकॉर्ड चलती, इस तरह की मेडिसिन चलती है। मेथाइल प्रेडनिसोन करता क्या है? इम्यून लो करता है। लेकिन कुछ लोग इसको इसके साथ भी देते हैं, जैसे वो मोटे लोग के साथ भी देते हैं डेफ्लाजाकॉर्ड। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ गए? ये मेरी बात समझे, आगे नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करते हैं। अब वैसे ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू।